नमस्ते, मैं विनीता। आप और हम सभी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ या स्टेटस देखते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान के डालते हैं, या किसी का जन्मदिन है, या किसी की शादी की सालगिरह होती है, तो इस तरह के स्टेटस डालते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सैड स्टेटस डालते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो उनकी अपनी मन की बात होती है और वो कह नहीं पाते, तो वो स्टेटस लगा देते हैं। आजकल सोशल मीडिया जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है वो हम सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। सभी, कोई कहीं गया तो उसने डाल दिया, कुछ हुआ तो उसने डाल दिया। तो इस तरीके से सब लोग सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। मेरा ध्यान गया उन लोगों की तरफ जो स्टेटस के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कहीं ना कहीं हमें देख करके सोचने पर मजबूर करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 3 स्टोरीज़ बता रही हूँ। ये स्टोरी कुछ अलग नहीं है, मुझसे ही जुड़े लोगों की है, और हो सकता है फेसबुक पे वो भी ये अपनी स्टोरी देखें। सबसे पहले एक स्टोरी मुझे कुछ ऐसी ध्यान है कि कुछ समय पहले एक महिला मुझसे योग के ज़रिए जुड़ी। कोरोना काल में जब सभी लोग, बहुत सारे लोग कोरोनाग्रस्त हो गए थे, तो वहाँ आइसोलेशन में लोग थे, और मुझे आयुष विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को ऑनलाइन योग कराना था, उनको मोटिवेट करना था, क्योंकि वो सब अपने अपने कमरों में अकेले एकाकी जीवन जी रहे थे, 14 दिन आइसोलेशन में रहते थे। तो मैं उनको योग कराती थी, तभी वो महिला मुझसे जुड़ी, और उसका नंबर मेरे पास सेव था। ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, क्योंकि वो थोड़ी देर, जितने दिन तक वो योग में थी उतने ही दिन वो मेरे साथ थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के नंबर तब मेरे पास सेव थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने उसकी अचानक से उसका स्टेटस देखा। तो स्टेटस में उसने कुछ ऐसी बातें कही थी कि इसे देखकर लगा कि यार ये बहुत परेशान है। तो मैंने उससे पूछा, मैं परेशान हूँ, कोई बात है क्या? तो वो कहने लगी कि नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तब भी फिर भी मुझे लगा कि नहीं, वो परेशान है। फिर मैंने उससे पूछा कि, बोला कि देखो, यदि कोई परेशानी है ना तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो कहने लगी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 2-3 दिन बाद उसका मैसेज आता, तो वो कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, बताओ। तो कहती है कि मैं ज़रा ऑफिस पहुंच जाऊं, तब मैं आपको फ़ोन लगाऊंगी। तो फिर उसका फ़ोन आता है। चूँकि वो खुद भी एक हमारे ही शहर में पदस्थ थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, बताओ। तो कहने लगी कि दीदी, समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो आर्मी में हैं, और यहीं सागर में ही हैं, और मेरी जो सास है और जेठ, उनके साथ मैं रहती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं। मेरे जो पति हैं वो सारा पैसा मेरी सास को देते हैं, और मेरी सास जो है वो कह रही है कि तुम भी अपना सारा पैसा मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को अलग अलग कहानियाँ सुना के तुम्हें डिवोर्स करवा दूँगी और यहाँ से भगा दूँगी। वो बहुत परेशान हो रही थी। उसका जेठ भी उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा था। जब वो अपने हस्बैंड से कुछ कहती है तो उसका हस्बैंड भी उन्हीं लोगों की तरफ था, या इसकी सुन नहीं रहा था। समस्या ऐसी थी, तो वो कह रही थी कि भाई मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे पति मुझे छोड़ दें या मैं उनसे अलग रहूं। मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ सही हो जाए। जितना हो सका मैंने उसको सलाह दी। जब बात नहीं बनी तो फिर एक वकील से भी मिलवाया, पुलिस के माध्यम से उससे का सहारा लिया, पुलिस का। तो पुलिस ने भी उसके हस्बैंड को बुलाया, उसकी सास को, सबको बुला करके समझाइश दी, और वो अब एक हैप्पी फैमिली, एक अलग से अपने पुलिस ने उसको एक अलग से व्यवस्था की कि भाई आप अलग, दोनों हस्बैंड वाइफ रहें, और वो अलग से रह रही है। परंतु ये एक ऐसी स्टोरी थी कि वो, जिसमें वो लड़की आत्महत्या तक करने का सोच रही थी, क्योंकि उसकी जो सास थी वो ऐसे वीडियोस बना रही थी कि एक बार वो अपने बेटी को है ना कुएं के पास ले गई, तो कह रही है कि ये कुएं के पास अपनी बेटी को कुएं में डाल रही है, और इस तरह की चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही कि देखो मेरी बहू जो है वो कुएं में लड़की को फेंक रही है, ये तो पागल हो गई है, ऐसा। और वो जो जेठ था वो भी उसके वीडियोस बनाता रहता था, वो कुछ भी करती थी तो उसके वीडियोस बना। और वो लड़की खुद पुलिस में थी, लेकिन इतनी सीधी थी कि उससे बात करके मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये पुलिस में कैसे है। तो लेकिन फिर पुलिस और वकील की समझाइश के बाद दोनों पति पत्नी साथ में रहने लगे, और एक सबको सही हो गया उनका। दूसरी स्टोरी एक व्यक्ति की
कि जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें डाला करता था, मैं भी हमेशा देखती रहती, इसको लाइक करती रहती थी। फिर मैंने देखा कि वो कुछ दिन से बड़ी सैड स्टोरीज़ थी उसकी, सारी रोने धोने वाली, जो कि सबकी आजकल नॉर्मल है कि लव अफेयर के चक्कर रहते हैं तो लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तब फिर एक दो बार तो मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है वो तो आजकल चलता रहता है ये सब, लेकिन फिर भी मुझे लगा तो मैंने उससे पूछा। फिर उसने अपनी छोटी सी स्टोरी बताई कि भाई मैं एक लड़की को बहुत साल से पसंद करता था, घर वालों से मैंने बोल दिया कि भाई मुझे लड़की पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ। बात शादी तक भी पहुँच गई, परंतु उसके पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और वो लड़की यहाँ से चली गई और किसी और से उसका हो गया। तो अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत मतलब स्थिति परेशान हूँ और मतलब मरने तक का मेरा मन करने लगा है, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। भाई मुझे तो बड़ी सुन के टेंशन हुई। तो फिर मैंने उसे बहुत बातें की, समझाया उसको, जिस हद तक मुझसे समझाते बनता तो मैंने उसको समझाया। तो ये एक ऐसी स्टोरी है कि हाँ मतलब ऐसे परिस्थितियों से भी लोग गुज़र रहे हैं कि लोग किसी से कह नहीं पाते हैं, या वो अपने दोस्तों को नहीं कह सकते, अपने रिश्तेदारों को नहीं कह सकते, क्योंकि उनको लगता है कि लोग जज करने लगेंगे। तो लोग अपनी चीज़ें लोगों से छुपाते रहते हैं और परेशान होते हैं, निरंतर परेशान होते हैं। लेकिन उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे सहयोगी की जो उन्हें इस मानसिक स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सके। तीसरी स्टोरी है ऐसी कि कुछ समय पहले मेरे पास एक सर हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो उनका फ़ोन आया कि नीता जी मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ इससे थोड़ी बात कर लेना। तो मैंने कहा सर क्या बात है? कहने लगे नहीं आप थोड़ी देर उससे बात कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजो, क्योंकि उस दिन तीजा का दिन था और मेरे घर में होनी थी पूजा, तो मेरे पास उतना समय नहीं था। लेकिन फिर भी वो आया, तो मैंने चाय बनाई और हम बैठ के मुझसे बातें करने लगी। बात करने के बाद समझ में आया कि वो लड़का किस चीज़ को लेकर परेशान है। मतलब उसने बताया कि मैं एक पास के ही एक छोटे से गांव से हूँ। जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था तो बहुत सारे सपनों के साथ आया था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा, कोई जॉब मिल जाएगी तो मैं एक अच्छी लाइफ जीऊँगा। परंतु यहाँ आने के बाद उसने बहुत मेहनत की, वो सफल नहीं हो पाया। उसको 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी मिली, सुबह वो पेपर डालता था और ऐसे करके वो अपना जीवन जी रहा था। कहने लगा कि मैं गांव नहीं जा पाता हूँ क्योंकि गांव में लोग हंसते हैं कि बड़े गए थे पढ़ने लिखने के लिए और ये देखो कुछ नहीं कर रहे हैं। गांव जाता हूँ तो मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि मेरी एज 27 साल हो चुकी है, तो वो भी चाहते हैं कि भाई मैं शादी कर लूँ। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि 7-8 हज़ार रुपये में मैं अपना ही खर्चा नहीं चला पाता हूँ, तो मैं उस पत्नी का और उस घर का और कैसे व्यवस्थाएं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे बहुत टेंशन होती है कि मैं क्या करूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, जितना मेरे से बन सकता था मैंने उसको समझाया कि भाई कोशिश, अभी तुम्हारी एज इतनी नहीं है कि तुम एकदम से डिप्रेस हो जाओ या परेशान हो जाओ या मेहनत करना छोड़ दो। कोशिश करोगे तो सब सही हो जाएगा और जितना हमसे भी बनेगा तो हम भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसा काम मिले जिससे कि तुम जॉब के साथ साथ उसको भी कर सको। और कहने लगा कि जब मैं घर नहीं जाता तो मैंने उससे कहा कि यार तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब कभी भी लगे, जब भी तुम त्योहारों पे घर नहीं जाती हो तो तुम मेरे साथ त्यौहार मना सकते हो। ये समझना कि तुम्हारी एक बड़ी बहन है जो इसी शहर में रहती है। वो कहने लगा हाँ दीदी बिल्कुल, और बहुत अच्छा बच्चा था। मैंने उससे सुना तो मुझे भी दुख हुआ कि हाँ देखो शहर से गाँव, गाँव से शहर बच्चे इसीलिए आते हैं कि हम पढ़ लिख के कुछ करें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और बहुत परेशान और डिप्रेस हो जाते हैं। क्योंकि हमारी और आपकी लाइफ इतनी व्यस्त है कि हम अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं, लेकिन हम दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई, आधा पौन घंटा वो मेरे पास बैठा। उसके बाद मुझे पूजा करनी थी तो वो कहने लगा ठीक है मैं फिर बाद में आऊँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम फिर कभी समय निकाल के आना जब हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो चला गया, मैं भी अपने कामों में लग गई और देखते देखते 10-15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद अचानक से मुझे कॉल आया उन्हीं सर का कि नीता जी आपको याद है कि मैंने आपके पास कुछ दिनों पहले एक लड़का भेजा था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छा बच्चा था। मैंने कहा सीधा साधा सा था, बहुत सारी समस्याएं उसने मुझे बताई थी। तो बोले आपको पता है कि उसने है ना सुसाइड कर लिया है। आप यकीन कर सकते हैं कि मतलब मैं ना, मुझे रोना आ गया कि मतलब लोग इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने परेशान हैं और हम लोग मतलब लोगों की स्टोरीज देख रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, परंतु हम उनके लिए कुछ कर नहीं रहे होते हैं। मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि उनको एक मानसिक सबल की ज़रूरत होती है
ज़रूरत होती है कि हम उन्हें समझा सकें कि जीवन इतना छोटा नहीं है, और इतनी मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको परेशानियों के साथ ख़त्म कर लो। मतलब समय ऐसा है कि आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा हिम्मत रखो, कोशिश करो तो सफल हो जाते हैं, क्योंकि 26-27 साल कोई एज नहीं होती है। इन 3 स्टोरी से मुझे ये लगा, तो मैं आज भी ऐसा कोशिश करती हूँ कि यदि कोई परेशान दिखता है तो मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मेरी पहचान का हो या नहीं हो, चाहे वो फेसबुक पर जुड़ा हो या किसी और माध्यम से जुड़ा हो। लेकिन यदि कोई बार बार कुछ ऐसे चीज़ें डाल रहा होता है ना, तो मुझे लगता है कि इससे पूछना चाहिए कि तुम परेशान हो क्या, और हो तो किस लिए हो, और जितना कोशिश बनती है तो मैं उसको समझाने की भी कोशिश करती हूँ। तो बस मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जब स्टेटस देखें ना तो उसको ऐसे नहीं लेना, क्योंकि हमारे आसपास हंसते खिलते चेहरे दिख रहे हैं बहुत, परंतु वो अंदर से इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, जो अपनी पीड़ा, अपनी दर्द को किसी से कह नहीं सकते, लेकिन किसी अजनबी से कहने से वो नहीं डरते। आपको पता है, क्योंकि जो जान पहचान वाला लोग होते हैं ना, वो उनको जज कर लेते हैं, और जो पहचान का नहीं होता ना, तो वो जज नहीं करता। आप जैसे उसको बताओगे वो उसको वैसे ही समझेगा। तो यही है कि मैं तो फेसबुक पे भी कई बार ऐसा होता है कि अजनबियों से भी मैं बात कर लेती हूँ यदि मुझे कोई तकलीफ़ में दिखता है तो। और आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा ध्यान देना। नमस्ते। आप देख रहे हैं भाग्यश्री टीवी, नारी शक्ति का अपना चैनल। भाग्यश्री से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।